ठीक है, अब हम आगे वाले टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो जितनी भी चीजें देखी तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, अभी मास के बारे में पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था वेट के बारे में, यानी कि द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब भार की बात आ जाती है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था। भार क्या होता है कि किस पे डिपेंड होकर चलता है, जगह के ऊपर डिपेंड होकर चलता है। अब वही चीज हम वापस देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी कि चांद के ऊपर किसी वस्तु का भार के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, वो चीज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर चंद्रमा का भार क्या डिफरेंट होता है वो चीज पढ़ते हैं। ठीक है, अब सपोज करते हैं किसी जो ऑब्जेक्ट मान ले, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका भार मैं मान लेता हूँ, कोई भी वस्तु मान लेता हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान मैं मान लेता हूँ कितना है, स्मॉल एम। ये स्मॉल एम है। ठीक है, अब ये द्रव्यमान की वस्तु हम पृथ्वी पे भी रखेंगे और किस पर रखेंगे, चांद के ऊपर भी रखेंगे। अब वही चीज उठा के लेकर आ जाता हूँ मैं। अब पहले चलते बात करते हैं साउथिक नियम पे चलते हैं। साउथिक नियम हमारा ये वाला था, याद है सबको। अब साउथिक नियम ये था। अब बात करते हैं चंद्रमा के लिए मैं भार निकालने वाला हूँ। ठीक है, चंद्रमा के लिए भार निकालने वाला था, तो जो आपको क्या लिखते हैं हम जब भार निकालते हैं, वेट में चेंज करके लिख देते हैं। यहाँ स्मॉल एम लिखा है। ठीक है, अब स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, मून। ठीक है, जी गुरुत्वीय साउथिक नियम जो था अपना, उससे आया था, याद है सबको। ठीक है, यहाँ पे एम किसका, सॉरी यहाँ पे जो कैपिटल एम दिख रहा है, ठीक है, ये किसका भार है, मून का, चंद्रमा का भार है। यहाँ स्मॉल एम वस्तु का भार है, ठीक है, सॉरी द्रव्यमान है, और आर यहाँ पे क्या है, त्रिज्या की बात आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनके मान रख रहा हूँ। जी का मान एज इट इज रख दिया मैंने। जो तुम्हारे चंद्रमा का द्रव्यमान है, देखो इधर मैंने सारी की वैल्यूज लिख रखी है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज लिख रखी है, तो यहाँ पे देखो जो चंद्रमा का द्रव्यमान दे रखा है, मास दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 7.36 into 10⁻22 kg। वो वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट अप कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो m दिख रहा है वो एज इट इज मैंने ऐसा कैसे लिखा है, अपोल में r किसकी त्रिज्या बता रही है, चंद्रमा की त्रिज्या। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी आ रही थी, 1.74 into 10⁻6 मीटर। वो मैंने यहाँ पे पुट अप कर दिया, इसका स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, जब इन वैल्यू को सॉर्ट आउट करते हैं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, जो मतलब चंद्रमा का कितना भार आ जाता है, वो आ जाता है 2.431 into 10⁻10। ये जी, ये वाला जो जी आ रहा था, वो जी यहाँ पे आया वापस। देन ये एम, ये जो चल रहा था मास, वो जो वस्तु का जो मास का द्रव्यमान था, वो वैसे कैसे आ गया। ठीक है, ये तो हमने निकाली किसके लिए, जो अभी भार चल रहा था, हमने चंद्रमा के ऊपर का भार कितना था वो निकाल लिया है। ठीक है, वस्तु का भार कितना था चंद्रमा के ऊपर, ये निकाल लिया। अब बात करते हैं पृथ्वी के लिए। अब यही वस्तु मैं वापस लेता हूँ और पृथ्वी के ऊपर रखता हूँ और देखता हूँ इसके भार के अंदर क्या अंतर आता है। ठीक है, सेम चीज में सारी एज इट इज वैसे प्रोसेस कर रहे हैं जब प्रेजेंट जैसे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी टाइम को बचाने के लिए मैं डायरेक्टली शॉर्ट आउट करके इसकी इक्वेशन लिख चुका हूँ। जैसे हम इसके चांद के लिए सोल्व कर रहे थे कंप्लीटली, वैसे कि वैसे मैंने पृथ्वी के लिए भी सोल्व कर लिया और पृथ्वी के लिए सोल्व किया, अर्थ के लिए सोल्व किया, तो मेरा आंसर क्या आया, 1.474 into 10⁻11। ये जी वाला जी है, और m ये वाला m भी वापस आ जाता है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को मैं रेशियो के अंदर लिख देता हूँ, दैट मींस अपॉन के ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ये Wm, ये रहा Wm, इसकी वैल्यू क्या थी, ये ऊपर मैंने लिख दी है। इसके अपॉन में लिखी We, यानी कि किसका, यहाँ पे किसका भार लिख रहा हूँ, किसका वो लिख रहा हूँ मैं, वेट। अब पृथ्वी का, तो पृथ्वी का वेट ये रहा, ये यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया। अब देखना, इस जी से ये वाला जी क्या हो जाता है, कैंसिल, इस मास से ये वाला मास कैंसिल हो गया। दैट मींस इस वैल्यू को इससे डिवाइड करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या है, 1/6 आ चुकी है। ठीक है, 1/6 आने के बाद मैंने जो We था, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इधर चला गया, यानी कि अब एक इक्वेशन मुझे ये मिली है। दैट मींस ये इक्वेशन ये कहती है कि जो मून के ऊपर जो होता है भार होता है, मून के ऊपर जो इसका वेट होता है, वो अर्थ के ऊपर कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके वेट का क्या होता है, 1/6 हो जाता है, यानी कि उसके वेट का 6वां भाग हो जाता है, छठा भाग हो जाता है। यानी कि आप कितना भी वेट ले लो उसका 6 वाला डिवाइड कर दो। ठीक है, दैट मींस कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर मैं मानता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी के ऊपर 30 केजी की होती है, ठीक है, 30 किलो उसका क्या आ रहा है, वहां पे वेट आ रहा है, तो इस वैल्यू में पुट अप करके देखना, पृथ्वी के ऊपर मान लेता हूं उसका वेट 30 किलो आ रहा है, तो अब बता दो मून पे कितना आ जाएगा, 5 केजी आएगा। बात समझ में, उसका 6 पार्ट चला जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और सबसे इजीएस्ट मेथड पे समझने वाली चीज है, बस आपको समझने की कोशिश करनी की क्या है, सिंपल सी चीज है, मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चीजें बहुत सारी चीजें बता देता हूँ, जैसे कि क्या होता है कि तुम्हें नॉर्मल से बहुत एग्जांपल दिए जाते हैं कि जैसे ऊंट जब चलता है, ठीक है, रेगिस्तान में चलता है तो इजीली चल पाता है। ठीक है, बाकी के लोग जैसे चलते हैं तो उनके पैर धंस जाते हैं। ठीक है,
और एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि रेगिस्तान में चलने वाली जो गाड़ियां होती है उनके टायर चौड़े रखे जाते हैं, लेकिन जो सड़क पे चलते हैं उनके टायर छोटे रखे जाते हैं। वो किस रीजन से रखे जाते हैं? क्योंकि उनका रीजन होता है थ्रस्ट और प्रेशर का, एक रीजन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है मैं बता देता हूँ। सपोज करना, एक क्या होती है यहाँ पे कील ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब कील ऐसी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करता हूँ कील के ऊपर, ऊपर की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले एरिया बड़ा था, एरिया बड़ा होने से इस पर प्रेशर लगा, इसके ऊपर प्रेशर लगने से सारा प्रेशर यूनिट प्रेशर होते हुए इससे आता है, और आने के बाद नीचे देखो एक नॉब होती है जो किसी सरफेस से टच होती है। तो देख लें जितना प्रेशर डाला हो सारा का सारा प्रेशर इस एक नॉब पे आ जाता है। यानी कि यहाँ पे तो देखो एरिया ज्यादा बड़ा हो गया। अब एरिया ज्यादा बड़ा हो गया तो वहाँ पे जो जो फोर्स होता है वो भी यूनिफॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि सबके पास प्रेशर कम कम लग रहा है, मतलब फोर्स कम कम लग रहा है। लेकिन जब मैं नीचे आता हूँ तो नीचे आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट, इतना सा एरिया, छोटा सा एरिया है, यानी कि ऊपर से नीचे आने तक के पूरा का पूरा प्रेशर इस पॉइंट पे क्या होता है, अप्लाई हो जाता है। जब इस पॉइंट पे अप्लाई पूरा का पूरा प्रेशर हो जाता है तो ये कील क्या होती है, अंदर की तरफ घुस जाती है। आई बात समझ में? इसलिए जब कोई भी कील को हथौड़े से मारा जाता है तो इजीली क्या होती है, किसी भी चीज के अंदर घुस जाती है। लेकिन अगर मैं इस कील को पलट देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको उल्टी कर देता हूँ तो ये कील के ऊपर अगर मैं इस एक नॉब पे प्रेशर लगाता हूँ, इस प्रेशर लगाने के बाद तो यहाँ पे तो यूनिट जगह पे प्रेशर लगा रहा हूँ, लेकिन नीचे आते आते क्या होता है, इसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से ये फोर्स भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली सबके अंदर। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या होता है, इस पे हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया फोर्स, यानी कि इस पे क्या होता है, प्रेशर भी कम लग जाता है। यानी कि रीजन समझ में आया? अगर यूनिट एरिया के ऊपर क्या होता है, फोर्स अप्लाई हो जाता है तो क्या होता है, अंदर चली जाती है। लेकिन अगर एरिया ज्यादा बड़ा होता है तो फोर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसकी वजह से अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है थ्रस्ट। ठीक है, तो सिंपल सी थ्रस्ट आ जाती है, अगर कोई भी क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, जो पैरेलल होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर प्रेशर अप्लाई करता हूं, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करता हूं, तो परपेंडिकुलर अप्लाई करने के बाद जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, थ्रस्ट बोला जाता है। आई बात समझ में? अगर कील है, जैसे मैं खड़ा होता हूँ, सपोज करना कि मैं किसी रेगिस्तान में खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मैं खड़ा हूं तो मेरा क्या होता है, पूरा का पूरा प्रेशर पैरों के ऊपर आता है। ठीक है, तो मेरा क्या होता है, एक परपेंडिकुलर प्रेशर लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इसकी वजह से मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, दैट मींस वो क्या हो रहा है, थ्रस्ट हो रहा है। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है, अगर किसी भी चीज को देखो क्या होता है कि अगर ये चीज, अगर देखो ये तो हो गया थ्रस्ट वाला एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इस चीज सारा का सारा प्रेशर इस पॉइंट पे आ गया, इसकी वजह से क्या होता है, ये अंदर चला गया। ठीक है, लेकिन अगर स्केल को उल्टी कर देता हूँ, ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, नीचे कील का जो बड़ा वाला हिस्सा आता है जिसका एरिया ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे आते फोर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये पूरा एरिया बड़ा होने के बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो ये किस चीज के अंदर आ जाता है, किसके अंदर आ जाता है, प्रेशर के अंदर आ जाता है। यानी कि दोनों में से सिंपल सा इतना सा डिफरेंस होता है कि अगर किसी भी चीज की बड़ा एरिया मान लेता हूँ, ठीक है, इसका जो यूनिट एरिया, जो यूनिट एरिया फोर्स होता है उसको क्या बोला जाता है, थ्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, और प्रेशर भी ऐसे अप्लाई किया जाता है, जैसे किसी पिन को दबाने के लिए पीछे से प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो आगे की नॉब होती है जिसकी वजह से प्रेशर एक पॉइंट पे लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर चला जाता है। दैट मींस सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ थ्रस्ट के बारे में, तो थ्रस्ट की जो होती है डेफिनेशन वो ये हो जाती है कि परपेंडिकुलर फोर्स जो अप्लाई होता है उसको क्या बोला जाता है, थ्रस्ट बोला जाता है। और क्या होता है, जो प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि क्या होता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पूरे बड़े एरिया के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, एक तरीके से प्रेशर बोल दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसके लिए एक ही इक्वेशन की बात करता हूँ, तो इक्वेशन ये बन जाती है हमारी प्रेशर की इक्वेशन बन जाती है हमारा थ्रस्ट अपॉन एरिया। यानी कि थ्रस्ट के ऊपर एरिया अप्लाई कर देने के बाद वो क्या बन जाता है, प्रेशर। जैसे एज इट सिमिलर ये होता है, अगर ऊपर से नीचे ये देखो ये भी परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मैंने एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाने से थ्रस्ट भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जैसे थ्रस्ट के ऊपर एरिया बढ़ाने के बाद ये हो जाता है तो उसको किस में अप्लाई कर देते हैं, प्रेशर के अंदर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है उसको माना जाता है पास्कल। ठीक है, पास्कल माना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रेशर इन द फ्लूइड्स, यानी कि थर्मल लॉ में भी था। हमने अभी तक जितनी भी चीजें देखी, जितने भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया, सबके सब सॉलिड थे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, फ्लूइड्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीजें जो फ्लो करती है उसको फ्लूइड्स बोला जाता है। कोई भी ऐसी चीजें
जो प्रवाह करती है, प्रवाह है का मतलब तैरती मतलब बहती है, उसको बोला जाता है फ्लूइड्स बोला जाता है। अब क्या होता है, जैसे सॉलिड चीजें होती है, सॉलिड की तरह क्या होते हैं फ्लूइड्स भी क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, अगर फ्लूइड्स को किसी बर्तन में डाल देते हैं, यानी कि किसी भी लिक्विड को इसमें डाल देते हैं, तो क्या करते हैं, ये इनकी दीवारों के ऊपर भी क्या करते हैं, इनके वेट के कारण ये भी क्या करते हैं, एक तरीके से प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये प्रेशर अप्लाई करते हैं, हमें ये चीज पढ़नी है, ठीक है। चाहे इसको किसी बर्तन में रखो या किसी भी जगह रखो, ये भी एक तरीके से क्या करते हैं, अपने एक तरीके से प्रेशर अप्लाई करते हैं। और किसके कारण करते हैं, खुद के वेट के कारण करते हैं, ठीक है। ये तो बात आ गई कि लिक्विड जो फ्लूइड्स थे वो प्रेशर लगाते हैं। अब उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है बायंसी, यानी कि उत्प्लावनकता, ठीक है। अब बायंसी क्या होती है, उत्प्लावकता क्या होती है। अब सपोज करता हूं मैं कि एक जगह होता है, जिसमें यहाँ पे एक पानी का डब्बा रख देता हूँ, यहाँ एक पानी का टब भर देता हूँ, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब सपोज करता है एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि सबके ऊपर अप्लाई होता है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे लिक्विड सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, यानी कि वाटर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब चाहे पानी हो चाहे कुछ भी हो, सबके ऊपर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, यानी कि इस पानी को भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। अब इसके नीचे की तरफ लग रहा है हमारा ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। अब सपोज करता हूँ यहाँ पे मैं एक बोतल रख देता हूँ, ठीक है। अब एक बोतल रख चुका हूँ, तो अब बोतल क्या करती है, इस बोतल के ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई होता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बोतल पे भी अप्लाई होता है, लेकिन ये पानी के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, बोतल को अपनी ओर नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है, खुद की तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जो पानी होता है वो क्या करता है, इसको रजिस्ट करता है, इसका विरोध करता है। ये बोतल नीचे की तरफ आना चाहती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, लेकिन क्या करता है, पानी इसको ऊपर की तरफ एक बल लगाते हुए उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, ठीक है। अब जब भी कोई चीज को पानी में डालते हो तो दो बल एक साथ काम करते हैं, एक नीचे बल काम करता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की तरफ खींचता है, और एक होता है लिक्विड का जो खुद का बल होता है, जो वस्तु को ऊपर की तरफ वापस क्या करता है, धकेलता है। जो बल फ्लूइड का वो बल जो वस्तु को ऊपर की तरफ धकेलता है उसको बोला जाता है बायंसी, बायंसी फोर्स बोला जाता है, ठीक है। अभी ये लिक्विड के कारण होता है, लिक्विड की वेट के कारण होता है। जैसे बोतल और ये दोनों आपस में चल रहे हैं, अब इसके लिए कंडीशन ये लगती है, सपोज करना अगर इस बोतल का वेट ज्यादा होता है, ठीक है, इस बोतल का वेट ज्यादा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है, और जो बायंसी फोर्स होता है इसको ऊपर धकेल देने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हुआ बायंसी फोर्स से, तो बोतल क्या करती है, डूब जाती है। लेकिन सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कम हुआ आपके बायंसी फोर्स से, तो बोतल क्या करती रहती, तैरती रहती है। और एक क्वेश्चन इसका सबसे ज्यादा बेस्ट बनता है कि पानी का जहाज तैरता है पानी के ऊपर बल, और जबकि एक छोटी सी कील होती है वो डूब जाती है। और वो छोटी सी कील क्यों डूब जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक कील रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब एक कील रखने के बाद क्या होता है, इसको दो फोर्स अप्लाई करते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, एक क्या करता है, थ्रस्ट फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो कील का क्या होता है, इस पर वेट ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, और इसकी वजह से पानी के अंदर डूब जाती है। और थ्रस्ट फोर्स में क्या होता है, सॉरी बायंसी फोर्स में क्या होता है, कम होता है, इसकी वजह से तैर नहीं पाती है। लेकिन क्या होता है कि जब पानी का जहाज होता है, जैसे ये पानी होता है, इसमें एक पानी का जहाज जो तैर रहा होता है, ठीक है, ये पानी का जहाज तैर रहा होता है। अब पानी के जहाज के अंदर क्या होता है, इसका एरिया ज्यादा बड़ा हो जाता है। जब इसका एरिया नीचे से ज्यादा बड़ा हो जाने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर इसका जितना भी वेट होता है वो इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके नीचे वाले एरिया में। तो जैसे इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचता है, एक बायंसी फोर्स इसको ऊपर की तरफ धक्का देता है, ठीक है। लेकिन इसका एरिया ज्यादा होने की वजह से इसका बायंसी फोर्स यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से पानी का जहाज क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। तो बात आ जाती है बायंसी फोर्स भी आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दैट मींस आर्किमिडीज सिद्धांत, ठीक है। अब आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है वो वापस बेस्ट आ जाता है बायंसी फोर्स के ऊपर रहता है, ठीक है। अब बायंसी फोर्स के ऊपर डिपेंड कैसे होता है, अब देखते जाना, ठीक है। अब सपोज करना हम जैसे दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट लेने के बाद क्या होता है कि मैं प्रैक्टिकल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, एक मैंने मीटर लगा दिया, मीटर के साथ मैंने एक धागा बांधते हुए एक पत्थर को लटका दिया और एक बर्तन ले लिया जिसके अंदर पानी भरा हुआ, लिक्विड भरा हुआ, ठीक है। जब ये बाहर लटका होता है तब इसका वेट सबसे ज्यादा आ जाता है, मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, ठीक है।
जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डुबोता हूँ उसका क्या होता है, वेट कम हो जाता है। मैंने अभी बताया था ग्रेविटेशन फोर्स को नीचे की तरफ खींचता है, बट क्या होता है कि एक क्या होता है, बायनेंसी फोर्स अप्लाई होता है किसके थ्रू, जो लिक्विड होता है। बायनेंसी फोर्स की वजह से इसका वेट क्या हो जाता है, कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो मीटर नीचे की तरफ होता है उसका वेट क्या दिखाता है, कम दिखाने लग जाता है। ठीक है, तो बायनेंसी फोर्स के थ्रू लगता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर डुबो दिया जाता है तो क्या होता है कि एक फोर्स उसको ऊपर की तरफ अप्लाई करता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन फ्लूइड्स का एक जो होता है बायनेंसी फोर्स उसके करते हैं ऊपर की तरफ वापस क्या करता है, रेजिस्ट करता है, धक्का देता है। ठीक है, उसकी वजह से उसको अंदर क्या होता है, वेट कम हो जाता है। आपने बहुत सारी चीज, जैसे आप पानी के अंदर स्विमिंग करते टाइम क्या होता है, अपने शरीर का वेट भी क्या होता है, कम लगने लग जाता है। या फिर कुएं के अंदर से जैसे पानी की बाल्टी पहले खींच के निकालते हैं तब उसका वेट ज्यादा लगता है, लेकिन जब वो पानी के अंदर होती है तब उसका वेट क्या होता है, सबसे ज्यादा कम लगता है। वही चीज अप्लाई होती है। तो आर्किमिडीज ने तो ये तो पता चला था कि जो बायनेंसी फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन क्या ये सभी वस्तुओं के लिए बराबर होता है या नहीं होता है, ये हमें पता चलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू चलता है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू। तो हमने क्या देखा था, पहले तो हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि एक बायनेंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल था, ये प्रैक्टिकल क्या था आर्किमिडीज ने। इस प्रैक्टिकल के थ्रू हमने ये पता किया था कि हर चीज के ऊपर की तरफ क्या होता है, बायनेंसी फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल दिखाता है, ये प्रैक्टिकल किया था आर्किमिडीज ने। ठीक है, उसने ये पता किया था कि हर चीज के ऊपर बायनेंसी फोर्स अप्लाई होता है, चाहे कोई भी वस्तु, सबके ऊपर बायनेंसी फोर्स अप्लाई होता है। लेकिन जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका वेट ज्यादा होता है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाने की वजह से वो डूब जाती है। और क्या होता है, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा उसका बायनेंसी फोर्स होता है, तो वो वस्तु क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तैरने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट फाइनल टॉपिक हो जाता है, वो आता है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी सबसे इजीएस्ट टॉपिक में से एक होता है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं डेंसिटी होती क्या है। ठीक है, डेंसिटी होती है ईच यूनिट मास, यानी कि प्रति एकांक द्रव्यमान को क्या बोला जाता है, घनत्व बोला जाता है। ठीक है, अब डेंसिटी होती है वो सारे पदार्थों की क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग डेंसिटीज होती है, लेकिन ये डेंसिटी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की सब जगह समान होती है। बात करता हूँ जैसे वाटर की डेंसिटी। ठीक है, वाटर की डेंसिटी होती है, वो होती है 1000। ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 होती है। अब बात करता हूँ गोल्ड की। गोल्ड की 10300, ये किसकी होती है, गोल्ड की होती है। इन दोनों की डेंसिटी अलग होगी, होती है वाटर की और ये बता दिया मैंने गोल्ड की। इनकी एक यूनिट होती है, यूनिट होती है केजी मीटर माइनस क्यूब, ये डेंसिटी की यूनिट होती है। ठीक है, अब बात आ गई डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ये सब चीज बताने का रीजन क्या होता है। ठीक है, अब देखो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ लिया, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है कि अगर दो सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर किया जाता है तो उसको बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट ऑपोजिट होता है, वो होता है हमारा वाटर। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करना ही क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है। फॉर एग्जांपल के लिए बता देता हूं, गोल्ड की डेंसिटी अपॉन वाटर डेंसिटी, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि किसी भी सब्सटेंस, दैट मींस यहाँ पर गोल्ड जरूरी नहीं है, एनी सब्सटेंस, यानी कि कोई भी पदार्थ का घनत्व की तुलना पानी के घनत्व के साथ तुलना करी जाती है, उसको ही अपेक्षित घनत्व बोला जाता है, उसको ही रिलेटिव डेंसिटी बोला जाता है। यानी कि सबसे सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करो तो क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के रेशियो में लिखना या कंपेयर करना ही क्या होता है, आपकी रिलेटिव डेंसिटी होती है। और ये आपका चैप्टर क्या होगा, फिनिश हो चुका है। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी का। मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, यानी कि कह रहा है कि अपेक्षित घनत्व चांदी का अपेक्षित घनत्व है 10.8। ठीक है, आगे लिखा हुआ था डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10³ kg मीटर माइनस क्यूब। आगे लिखा हुआ है कि पानी का जो घनत्व है दे रखा है 10³ ये पहले भी मैंने आपको पहले बता चुका है कि इसकी 1000 होती है। अब नीचे लिखा हुआ व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट, यानी कि नीचे लिखा हुआ है कि चांदी का घनत्व क्या है। ठीक है, एसआई यूनिट के अंदर
हमारा फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव डेंसिटी, इधर लिखा हुआ था डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो रिलेटिव डेंसिटी हमें कितनी दे रखी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर की कितनी दे रखी थी, 10.8, ये मैंने इधर लिख दिया। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, यहाँ पे एनी सब्सटेंस कौन चल रहा हमारा, सिल्वर, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑफ सिल्वर, और वाटर की डेंसिटी दे रही थी 10⁻³ दे रखी थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ऊपर में लिख देता हूँ आपके, क्वेश्चंस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्या होता है, ये करने के बाद क्या करता हूँ, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी आ चुकी है देखना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10.8 इंटू 10⁻³ kg m/³ ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया हो।